वाक्य के प्रमुख तत्व कौन से हैं? वाक्य के प्रमुख तत्व पता है किसी को? सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, उत्कृष्ट, यथार्थता, वाक्य के मुख्य तत्व हनीफ, वाक्य के प्रमुख तत्वों में सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। यदि ये सब तत्व सही ढंग से नहीं होते तो वाक्य अर्थपूर्ण नहीं बनता। सबसे पहले सार्थकता। तो सार्थकता से अभिप्राय है वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थवान होना। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थवान होना यानी कि जो भी शब्द वाक्य में लिए गए हैं वह अर्थपूर्ण होने चाहिए। फिर योग्यता का अर्थ है वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उनमें अर्थ प्रदान करने की योग्यता है या नहीं। जो भी शब्द लिए गए हैं वह सभी अर्थपूर्ण करने की क्षमता उसमें हो ऐसे शब्द लिए जाते हैं। आकांक्षा। तो आकांक्षा से आशय है वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए और उसमें किसी शब्द की कमी के कारण अर्थ प्राप्ति की जिज्ञासा नहीं बनी रहनी चाहिए। यानी कि जो भी हमें कहना है, जो कुछ भी कहना है वह अर्थपूर्ण हमें स्पष्ट रूप से समझ में आए इस तरह का वाक्य होना चाहिए। जो बात हमें कहनी है वो अधूरी रहनी चाहिए नहीं। उसके बाद मन में प्रश्न नहीं रहना चाहिए कि आगे क्या। तो ऐसी आकांक्षा वाले वाक्य होने चाहिए। फिर निकटता। तो वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए। जिन शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं, जो कहना चाहते हैं उसी के हिसाब से हमें यह शब्द लिखने भी चाहिए और बोलने भी चाहिए। पदक्रम, ये महत्वपूर्ण बात है। यदि पदक्रम बदल जाता है तो वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है या ऐसा वाक्य हो जाता है पदक्रम बदल जाने से कि वह क्या कहना चाहता है वो कुछ समझ में नहीं आता। फिर अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल। एक पद का दूसरे पद के साथ मेल होना चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों में कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया आदि में उपयुक्त मेल होना चाहिए, अन्यथा वह वाक्य शुद्ध नहीं कहलाता। तो इस तरह वाक्य के प्रमुख तत्व है सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, अन्वय। लिखो वाक्य के प्रमुख तत्व। नहीं लगता। वाक्य के प्रमुख तत्व सबसे पहले सार्थकता। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थवान होना। सार्थकता का मतलब है वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थवान होना। कभी कभी वाक्य में निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी विशेष संदर्भ में सार्थक बन जाता है। विशेष संदर्भ में सार्थक बन जाता है।
जैसे कुछ पानी बानी पीकर जाना, कुछ पानी बानी पीकर जाना। तो पानी शब्द का अर्थ तो हमें पता है कि जल पीकर तुम जाओ, ऐसा हम कहना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी कोई हमारे घर पर आया है तो हम उससे क्या कहते हैं, पानी बानी पीकर जाओ। तो बानी निरर्थक शब्द है, फिर भी वाक्य में उसका हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इससे वाक्य में कोई बदलाव नहीं आता। तो ऐसे निरर्थक शब्द भी कभी कभी सार्थक बन जाते हैं। दूसरा उदाहरण है, मेरे सामने ज्यादा चू चपड़ करने की कोशिश मत करना। मेरे सामने ज्यादा चू चपड़ करने की कोशिश मत करना। तो यहाँ चू चपड़ निरर्थक होते हुए भी सार्थक शब्द की तरह ही वाक्य में उसका प्रयोग हुआ है। दूसरा है योग्यता। दूसरा तत्व है योग्यता। वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उनमें अर्थ प्रदान करने की योग्यता या सामर्थ्य होना चाहिए। योग्यता या सामर्थ्य होना चाहिए। योग्यता या सामर्थ्य होना चाहिए। जैसे उदाहरण लिखना है, जैसे मैंने पानी खाया। मैंने पानी खाया। यहाँ एक बात समझो कि पानी खाया तो मैंने पानी खाया, तीन शब्द जो है वह सार्थक है। लेकिन जब जिसका प्रयोग करना चाहिए उसी हिसाब से प्रयोग नहीं हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर योग्यता नहीं है। जैसे कि पानी को पिया जाता है, खाया नहीं जाता। लेकिन खाना शब्द क्या है, सार्थक है। खाना खाया तो सार्थक है, पर पानी के साथ उसका मेल नहीं है। पानी खाया नहीं जाता, पिया जाता है। तो यहाँ पर योग्यता के हिसाब से देखा जाए तो यह वाक्य कैसा है, गलत है। गलत है ना। तो वाक्य में प्रयुक्त तीनों शब्द सार्थक है। वाक्य में प्रयुक्त तीनों शब्द सार्थक है, पर शब्दों के इस समूह में वांछित अर्थ देने की योग्यता नहीं है। वांछित अर्थ देने की योग्यता नहीं है। जबकि मैंने पानी पिया वाक्य में अर्थ प्रदान करने की योग्यता है। अर्थ प्रदान करने की योग्यता है। सार्थकता और योग्यता में क्या डिफरेंट है पता चला। सार्थक रूप यानी कि शब्दों का अर्थ हमें समझ में आए, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। लेकिन योग्यता यानी कि जहाँ पर उस शब्द का प्रयोग करना है वही करना चाहिए। जहाँ इसका प्रयोग करना नहीं चाहिए वहाँ पर उसका प्रयोग करने से वाक्य गलत बनता है। तो योग्यता के हिसाब से सार्थक शब्द का प्रयोग करने से पहले हमें सोचकर उसका प्रयोग करना चाहिए। अब आगे तीसरा तत्व है आकांक्षा। आकांक्षा
आकांक्षा के आकांक्षा से आशय है, आकांक्षा से आशय है वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। अर्थात उसमें किसी शब्द की कमी के कारण, किसी शब्द की कमी के कारण अर्थ प्राप्ति की जिज्ञासा न बनी रहे। अर्थ प्राप्ति की जिज्ञासा न बनी रहे। जिज्ञासा न बनी रहे। जैसे चाहता है, चाहता है। तो चाहता है इतना शब्द अर्थ हमने यहाँ पर हमने इतना वाक्य लिखा, चाहता है, पर क्या? पढ़ना चाहता है, खाना चाहता है, सोना चाहता है। प्रश्नार्थ रहता है बाद में, तो ऐसा प्रश्नार्थ जहाँ पर न रहे ऐसा वाक्य होना चाहिए। मतलब अर्थपूर्ण वाक्य होना चाहिए। आकांक्षा न बनी रहे, जानने की इच्छा की आगे क्या, ऐसा जानने की इच्छा नहीं रहे, वही सार्थक सही वाक्य है। लिखो, चाहता है पर क्या? चाहता है पर क्या ऐसी जिज्ञासा बनी रहती है। ऐसी जिज्ञासा बनी रहती है। तो ऐसी जिज्ञासा न बनी रहे इसलिए वाक्य पूरा होना चाहिए। वह पढ़ना चाहता है। वह पढ़ना चाहता है। पहले दो जो वाक्य दिए, चाहता है, वह भी अधूरा है, उसमें भी हमें प्रश्न रहता है। दूसरा वाक्य है पढ़ना चाहता है, उसमें भी हमें प्रश्न रहता है कि कौन पढ़ना चाहता है। पहला जो वाक्य है चाहता है, तो उसमें क्या चाहता है ऐसा प्रश्न रहता है। पढ़ना चाहता है तो उसमें भी प्रश्न रहता है, कौन पढ़ना चाहता है। तो ऐसे प्रश्न न बने रहे इसलिए वह पढ़ना चाहता है, ऐसा जब हम लिखे तब वह आकांक्षा रहित वाक्य बनता है। तो जिसमें जानने की इच्छा न बनी रहे ऐसा वाक्य होना चाहिए। अब निकटता, चौथा तत्व है निकटता। वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में, वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए। उचित निकटता होनी चाहिए। बोलने, लिखने और बोलने में उचित निकटता होनी चाहिए। बहुत रुक रुक कर, बहुत रुक रुक कर या जल्दी जल्दी बोलने से, या जल्दी जल्दी बोलने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। पदक्रम, आगे का तत्व है पदक्रम।
वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होगा, वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब उसमें प्रयुक्त सभी शब्द उचित क्रम में प्रयुक्त किए गए हो। उचित क्रम में प्रयुक्त किए गए हो। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है कि केवल पत्र एक है लिखा मैंने। केवल पत्र एक है लिखा मैंने। केवल पत्र एक है लिखा मैंने। वाक्य रचना उचित है? नहीं है ना? तो पद क्रम यहाँ पर बदल दिए गए हैं, इसलिए वाक्य हमें अर्थपूर्ण नहीं लगता। तो उसे अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? योग्य क्रम में उसे रखना पड़ेगा। कर्ता, कर्म, क्रियापद। कर्ता, कर्म और क्रियापद। तो उसी के हिसाब से वाक्य क्या बनेगा? मैंने केवल एक पत्र लिखा है। मैंने केवल एक पत्र लिखा है। मैंने केवल एक पत्र लिखा है, इस वाक्य के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक पत्र ही लिखा है और कुछ लिखा नहीं है। ऐसा अर्थ हमें इस वाक्य से मालूम होता है। अन्वय, आगे पांचवा तत्व, छठा अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल। मेल, कर्ता, वचन और लिंग लखवा नहीं। कर्ता, वचन और लिंग के हिसाब से क्रियापद होना चाहिए। आप लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं इसमें। जहाँ होता है लिखना है वहाँ होती है लिख देते हैं, है ना? हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। गुजराती में 3 लिंग होते हैं, नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर लिंग के हिसाब से, वचन के हिसाब से हमें क्रियापद रखना है, लिखना है। तो उसी के हिसाब से हम न लिखकर कुछ उलट पुलट लिख देते हैं, जिससे वाक्य हमें गलत लगता है। तो अन्वय यानी कि मेल भी बना रहना चाहिए। लिखो इसमें, अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले, वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों में, प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों में कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया आदि में उपयुक्त मेल होना चाहिए। उपयुक्त मेल होना चाहिए, अन्यथा वह वाक्य शुद्ध नहीं कहलाएगा। वह वाक्य शुद्ध नहीं कहलाएगा। जैसे हम खाना खाता हूँ। जैसे हम खाना खाता हूँ। वाक्य में किससे मेल नहीं है? कर्ता का क्रिया से मेल नहीं है। क्रिया का कर्ता से मेल नहीं है। हम खाना खाता हूँ गलत वाक्य है, तो वाक्य में क्रिया का कर्ता से मेल नहीं है। हम कर्ता के साथ खाते हैं का प्रयोग होना चाहिए। खाते हैं का प्रयोग होना चाहिए। हम खाना खाते हैं। हम खाना खाता हूँ ना થાય। हम खाना खाते हैं।
तो वाक्य के प्रमुख तत्वों के बारे में हमने देखा कि वाक्य में सार्थकता होनी चाहिए, यानी कि जो भी शब्द हम वाक्य में प्रयोग करते हैं इन सबका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। योग्यता यानी कि जो भी कहना है उसी के हिसाब से हमें शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आकांक्षा यानी कि कोई भी प्रश्न या जिज्ञासा बनी रहनी नहीं चाहिए। जो भी हमें कहना है वह स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। फिर निकटता, तो निकटता बोलने में और लिखने में शब्दों की योग्य निकटता का क्रम भी जारी रखना चाहिए, क्योंकि यदि शब्दों को जहाँ पर हमें साथ में लिखना है वहाँ हम अलग अलग लिख देते हैं, जहाँ पर अलग लिखना है वहाँ साथ में लिखते हैं, तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है या शब्दों का अर्थघटन कोई और कुछ और ही होता है। तो ऐसा न हो, इसलिए निकटता का क्रम भी हमें बनाए रखना चाहिए। फिर पद क्रम, तो पद क्रम तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। पद क्रम हमेशा बना रहना चाहिए। और अन्वय, अन्वय से क्या मतलब है सावन? अन्वय से क्या मतलब है? अभी अभी तो लिखा, अभी अभी भूल गए। क्योंकि जैसे ही लिखना बंद हुआ तुरंत खेलना शुरू। कुछ खेल रहा था ना, क्या खेल रहा था वो तो मुझे पता है, लेकिन जो खेल रहा था उसका नाम नहीं आता मुझे। इसलिए अन्वय क्या होता है वह भूल गया। अन्वय क्या होता है वह भूल गया। ऋषि, अन्वय से क्या तात्पर्य है? चेतन, भावेश, अन्वय से क्या तात्पर्य है? एक ही शब्द में उत्तर देना है। मेल, अन्वय से क्या तात्पर्य है? मेल, कर्ता का क्रियापद के साथ, कर्ता का कर्म के साथ, कर्ता का कारक के साथ, ये सारे पदों का एक दूसरे के साथ मेल बना रहना चाहिए। ये सब जो भी मैंने आपको लिखा है वह सब तैयार करके समझकर आना है, और आगे जो भी आपको तैयार करने के लिए दिया था वो सब भी आपको तैयार करना है। ओके, अब घटक के बारे में बाद में देखेंगे।